आ जाइए विजय जल्दी। गुड इवनिंग मुस्कान। वालेकुम सलाम। चलिए तो शुरू करते हैं भैया अपनी क्लास को। सुनिएगा ध्यान से। तो हमने पढ़ना शुरू किया था फिक्शन यूनिट 3 और लेक्चर नंबर 6 चल रहा है कंटेम्प्रेरी पीरियड। उसमें हम आज पढ़ेंगे मेजर नॉन ब्रिटिश एंड नॉन अमेरिकन कंटेम्प्रेरी फिक्शन राइटर्स। हमने सबसे पहले ब्रिटिश पढ़े थे, उसके बाद अमेरिकन पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे नॉन ब्रिटिश और नॉन अमेरिकन, जिन्होंने 1945 के बाद से अभी प्रेजेंट तक लिखा है, जिसमें बहुत बड़ा नाम है। सबसे पहले हारुकी मुराकामी 1949 में पैदा हुए और अभी हैं प्रेजेंट तक। बायोग्राफी पढ़ते हैं इन साहब की, बहुत इंपॉर्टेंट ये आदमी है, लिटरेचर कंटेम्प्रेरी लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। तो सुनिएगा ध्यान से इनके बारे में। हारुकी मुराकामी वॉज बॉर्न इन क्योटो जापान। PYQ है भैया ये क्योटो जापान में पैदा हुए एंड रेज्ड इन कोबे, और कोबे में इनको पाला पोसा गया। ही स्टडी ड्रामा एट वसेडा यूनिवर्सिटी। वसेडा यूनिवर्सिटी में इन्होंने ड्रामा पढ़ा एंड रेना जैज बार। इससे पहले इन्होंने जैज बार चलाया एक, बिफोर बिकमिंग अ फुल टाइम राइटर बनने से पहले। व्हाट अ जर्नी नहीं, व्हाट अ लेजेंड दिस मैन इज, कि एक जैज बार चला रहा है ना, एक बार चला है जिसमें जैज म्यूजिक बज रहा है भाई, ठीक है। उसके बाद भाई फुल टाइम राइटर बन रहे हैं। तो एकदम फिल्मी कहानी है हारुकी मुराकामी की, ठीक। हिज यूनिक ब्लेंड ऑफ मैजिकल रियलिज्म, ये बहुत ही यूनिकली ब्लेंड करते हैं मैजिकल रियलिज्म को एग्जिस्टेंशियल थीम्स के साथ और पॉप कल्चर के साथ। हैज गार्नर्ड हिम इंटरनेशनल एक्लेम, इन चीज़ों ने इन्हें इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी दिलाई है एंड अ डेडिकेटेड रीडरशिप। सो जैसे वो होता है ना कि कोई आदमी शाहरुख खान का फैन है, कोई भी मूवी आएगी अच्छी बुरी दिखेगा ज़रूर जाकर। इनके साथ बिल्कुल वैसा ही है। मैं जितने भी ऐसे रीडर से मिला हूं जो मुराकामी पढ़ते हैं, वो ऑब्सेस्ड हैं इस आदमी से, ठीक। मुराकामी हैज़ रिसीव्ड न्यूमरस अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं इस शख्स को, इंक्लूडिंग द काफ्का प्राइज, जिसमें काफ्का प्राइज शामिल है, और वर्ल्ड फैंटेसी अवार्ड शामिल है, ठीक। इनके मेजर वर्क्स में अगर हम बात करें तो नॉर्वेनियन वुड 1987 में लिखा गया इनका नॉवल बहुत ज़्यादा फेमस है। ये लिखा गया है लव, लॉस और मेंटल हेल्थ की थीम पर, और आज मेंटल हेल्थ डे भी है। प्लॉट, द नॉवल फॉलोज टोरू वटनाबे, अ कॉलेज स्टूडेंट टोक्यो में। एज ही नेविगेट्स हिज रिलेशनशिप, ये नेविगेट कर रहा है अपने रिश्ते, एंड द इम्पैक्ट ऑफ लॉस ऑन हिज लाइफ, और जीवन में लॉस का असर क्या हुआ है इसके ऊपर उसको। इस नॉवल का इम्पैक्ट क्या हुआ, दिस पॉइग्नेंट कमिंग ऑफ एज स्टोरी एस्टैब्लिश्ड मुराकामी एज अ मेजर वॉइस। इस पॉइग्नेंट कमिंग ऑफ एज स्टोरी ने, इसमें भी कैरेक्टर को छोटे से बड़ा होना दिखाया गया है, इसने मुराकामी को एस्टैब्लिश किया एक मेजर वॉइस के रूप में कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में। ये बहुत फेमस है इनका भाई, काफ्का ऑन द शोर 2022, ये बहुत सारे लोगों की बुक शेल्फ में रखा हुआ देखा है हमने। थीम्स, आइडेंटिटी, मेमोरी और सरियल, इस थीम पर लिखा गया है। द नैरेटिव इंटरट्वाइंस द स्टोरीज ऑफ अ टीनेज बॉय, ये कहानी जोड़ती है कहानियों को। एक तरफ एक टीनेज बॉय दिखाया गया है जिसका नाम काफ्का है, दूसरी तरफ एक एल्डरली मैन, एक बूढ़ा आदमी है जिसका नाम नकाटा है।
एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ फेट एंड कॉन्शियसनेस। कई थीम्स पर बात करते हैं इसमें, जिसमें किस्मत और कॉन्शियसनेस शामिल है। इम्पैक्ट क्या हुआ इसका, जैसे मैंने बोला कि बहुत फेमस नॉवल है ये इनका, एक्लेम्ड फॉर इट्स इंट्रिकेट स्टोरी टेलिंग। ये फेमस है इनकी इंट्रिकेट स्टोरी टेलिंग के लिए, बहुत ही जटिल कहानी है ये, फिलोसफिकल डेप्थ है इसमें। द नॉवल वॉन द वर्ल्ड फैंटेसी अवार्ड। इस नॉवल को वर्ल्ड फैंटेसी अवार्ड दिया गया था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल इनका 1Q84 2009-10। पैरेलल वर्ल्ड्स दिखाए गए हैं इसमें, ठीक है, एक समानांतर दुनिया, ठीक है, पैरेलल यूनिवर्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, आप अच्छे से जानते होंगे। अगर आप मार्वल के फैन हैं तो ज़रूर आप पैरेलल वर्ल्ड्स के बारे में जानते होंगे। तो पैरेलल वर्ल्ड्स लव और रियलिटी पर लिखा गया ये एक कॉम्प्लेक्स नैरेटिव है, सेट इन टोक्यो। टोक्यो में सेट है, 1984 दिखाया गया है। इट फॉलोज टू कैरेक्टर्स हु फाइंड देमसेल्व्स इन अ पैरेलल वर्जन ऑफ देयर वर्ल्ड। दो किरदार हैं जो अपने आप को अपनी अपनी दुनिया के एक पैरेलल वर्जन में पाते हैं। इम्पैक्ट दिस एम्बिशियस वर्क रिफ्लेक्ट मुराकामीज ट्रेडमार्क। ये रचना जो मुराकामी का ट्रेडमार्क है उसको रिफ्लेक्ट करती है। ब्लेंड ऑफ द सरियल, ये एक तरफ सरियल रखते हैं, एक तरफ मंडेन बहुत ही साधारण चीजें रखते हैं, उन दोनों को मिला देते हैं। तो मुराकामी का बहुत बड़ा नाम कंटेम्पररी फिक्शन में। दूसरा नाम है गैब्रियल गार्सिया मार्केज। ये भी बहुत फेमस है, ठीक है। ये कोलंबियन है, ये जापानीज थे, ये कोलंबियन है, नाम से पता लग रहा होगा ना, गार्सिया मार्केज। 1927 में पैदा हुए, 2014 में डेथ हुई इनकी। बायोग्राफी पढ़ते हैं सबसे पहले। गैब्रियल गार्सिया मार्केज वॉज बॉर्न इन अराकाटाका, कोलंबिया। ये कोलंबिया में पैदा हुए। He studied journalism and began his career as a journalist before writing fiction. Fiction लिखने से पहले जर्नलिस्ट रहे, जर्नलिज्म पढ़ा। गार्सिया मार्केज इज नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू मैजिकल रियलिज्म। इनका बहुत बड़ा योगदान है मैजिकल रियलिज्म को। अ स्टाइल दैट ब्लेंड्स फैंटास्टिकल एलिमेंट्स। मैजिकल रियलिज्म में कई बार आपको बता चुका हूं, सलमान रश्दी का एग्जाम्पल लेते लेते, कि वो स्टाइल है, ये वो शैली है जिसमें फैंटास्टिकल एलिमेंट्स को, ठीक है, फिक्शनल एलिमेंट्स को जोड़ा जाता है रियलिस्टिक सेटिंग्स एंड इवेंट्स में। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। जी हाँ, गैब्रियल गार्सिया मार्केज को नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर का 1982 में, ठीक है। मेजर वर्क्स 100 Years of Solitude 1967 इनकी फेमस रचना। थीम्स टाइम, मेमोरी और साइक्लिकल नेचर ऑफ हिस्ट्री पर लिखा गया है, ठीक है। प्लॉट द नॉवल क्रॉनिकल्स द बुंदिया फैमिली। इस नॉवल में बात हो रही है एक बुंदिया फैमिली की, एक परिवार का नाम है, इन द फिक्शनल टाउन ऑफ मोकोंडो। एक फिक्शनल टाउन दिया गया है मोकोंडो करके, वो एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ सॉलिट्यूड। इस नॉवल में अकेलेपन, प्यार और पॉलिटिकल टर्मोइल का जिक्र है, राजनीतिक उथल पुथल का। इम्पैक्ट की अगर बात करें, वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेल्स ऑफ द 20th सेंचुरी। इसे 20th सेंचुरी का सबसे महानतम नॉवल माना जाता है। इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू न्यूमरस लैंग्वेजेस। इसको कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है एंड रिमेन्स इन्फ्लुएंशियल इन लिटरेचर, और ये लिटरेचर में बहुत इन्फ्लुएंशियल है। इस नाम को याद रखिए, 100 Years of Solitude, ठीक है, अकेलेपन के 100 साल। और इस आदमी का नाम याद रखिए, गैब्रियल मार्केज, ठीक है, ये जरूर याद रखेगा। और हो सके तो ये 1967 ईयर याद रखेगा इस बुक का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा नॉवल है इनका लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा, ठीक है। तो कॉलेरा हैजा की बीमारी को बोलते हैं, हैजा के समय प्यार, 1985। लव, एजिंग बुढ़ापा एंड द पैसेज ऑफ टाइम, समय का बीतना, इस थीम पर लिखा गया है। कहानी क्या है? द स्टोरी फॉलोज फर्मिना डाजा। कहानी में फर्मिना डाजा और फ्लोरेंटिनो एरिजा नाम के दो कैरेक्टर हैं, whose love story spans over 50 years। इनका प्यार परवान चढ़ते हुए दिखाया गया है 50 सालों में। एग्जामिनिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लव एंड डिवोशन। इसमें एग्जामिन किया गया है प्यार की जटिलताओं और डिवोशन की जटिलताओं को। इंपैक्ट क्या हुआ इस नॉवल का? अ पॉइग्नेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ लव्स एंड्योरिंग नेचर। देखो, प्यार का एक एंड्योरिंग नेचर होता है। इफ यू लव समवन यू हैव टू बियर लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट हिम और हर और अराउंड हिम और हर।
तो उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करता है नॉवल। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स लिरिकल प्रोज एंड डेप्थ, इसे सेलिब्रेट किया जाता है लिरिकल प्रोज के लिए और इसकी डेप्थ के लिए। ये भी बहुत फेमस है इनका एक नॉवल, क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड 1981। ऑनर, सम्मान, फेट, किस्मत और नेचर ऑफ ट्रुथ की थीम्स पर लिखा गया है। द नॉवल रिकाउंट्स द मर्डर ऑफ सेंटियागो नसार। इसमें सेंटियागो नसार नाम के एक व्यक्ति के कत्ल की कहानी है। एक्सप्लोरिंग द इवेंट्स लीडिंग अप टू द क्राइम, कई घटनाओं को एक्सप्लोर किया जाता है जिसमें क्राइम शामिल है और कम्युनिटी की कॉम्प्लेक्सिटी शामिल है। इम्पैक्ट, नोन फॉर इट्स यूनिक नैरेटिव स्ट्रक्चर, ये बहुत फेमस अपनी यूनिक नैरेटिव स्ट्रक्चर के लिए, और ये जो कमेंट्री करता है सोसाइटल नॉर्म्स पर, कोलंबियन सोसाइटी पर, उसके लिए बहुत फेमस है। ठीक है, आई होप आप कोलंबिया के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, भले स्टीरियोटिपिकली जानते हैं, बट आई होप यू नो अबाउट कोलंबिया। ठीक है, हाउ कोलंबिया इज ऑफन एसोसिएटेड विद द कार्टेल्स और जो बड़े बड़े अपराधी होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, उनके साथ। ठीक है, चलिए अगला नाम है, ये हम अफ्रीका से उठाकर लाएं। बहुत फेमस अफ्रीकन राइटर हैं ये, कंटेम्प्रेरी टाइम के, हमारे ज़माने के, चिमांडा नगोजी एडिची। 1977 में पैदा हुए और अभी जिंदा हैं। बायोग्राफी पढ़ते हैं। चिमांडा नगोजी एडिची वॉज बॉर्न इन उनुगु, पैदा हुए उनुगु नाइजीरिया में, एंड ग्रू अप इन यूनिवर्सिटी टाउन, और यूनिवर्सिटी टाउन नाम की जगह पर पले बड़े। शी स्टडीड एट कॉन्वेंट यूनिवर्सिटी, ये लेखक जो हैं ये कॉन्वेंट यूनिवर्सिटी में पढ़े नाइजीरिया में, एंड लेटर अर्न डिग्री, बाद में इन्होंने एक डिग्री अर्न की ईस्टर्न कनेटिकट स्टेट यूनिवर्सिटी से, ये अमेरिका में है, एंड अ मास्टर्स फ्रॉम जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, और बाद में मास्टर्स किया जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से इन्होंने। देखिए, एक ऐसा राइटर जो नाइजीरिया में पला बड़ा है, महिला है और ब्लैक है, मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते इस शख्सियत का ग्राफ, ठीक है, कि इन्होंने किस तरह से तरक्की हासिल की है और दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ी है जाकर। एडिची इज नोन फॉर हर पावरफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स। एडिची जाने जाते हैं एक राइटर के रूप में, पावरफुल एक्सप्लोरेशन करती हैं ये थीम्स की रिलेटेड टू फेमिनिज्म। ये फेमिनिज्म पर लिखती हैं, आइडेंटिटी पर लिखती हैं और पोस्ट कॉलोनियलिज्म पर लिखती हैं। शी हैज़ रिसीव सेवरल अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, इंक्लूडिंग द ऑरेंज प्राइज फॉर फिक्शन, जिसमें ऑरेंज प्राइज फॉर फिक्शन शामिल है, एंड द नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल अवार्ड, और इसके अलावा नेशनल बुक सर्कल क्रिटिक सर्कल अवार्ड भी शामिल है। मेजर वर्क्स की बात करते हैं इनकी। इनका एक नॉवल है हाफ ऑफ अ येलो सन 2006 में, वॉर, आइडेंटिटी और इम्पैक्ट कॉलोनियलिज्म का, ठीक है, उसके असर पर लिखा। सेट ड्यूरिंग द नाइजीरियन सिविल वॉर, नाइजीरियन सिविल वॉर पर आधारित। द नॉवल इंटरवाइन्स द स्टोरीज ऑफ 3 कैरेक्टर्स, इस नॉवल में 3 किरदारों की कहानी है। अफेक्टेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट, जो इस लड़ाई से सिर्फ लव को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और रेजिलियंस को। इम्पैक्ट क्या हुआ, विनर ऑफ द ऑरेंज प्राइज, ऑरेंज प्राइज दिया गया इन्हें, एंड इट हैज बीन प्रेज्ड फॉर इट्स रिच स्टोरी टेलिंग एंड हिस्टोरिकल इंसाइट। इसकी बहुत तारीफ मिलती है क्योंकि इसका रिच स्टोरी टेलिंग है और इसमें एक हिस्टोरिकल इंसाइट है, हमें नाइजीरियन सिविल वॉर की एक झलक देखने को मिलती है। एक नॉवल और है इनका, अमेरिकाना 2013। थीम रेस, नस्ल, आइडेंटिटी, पहचान और इमिग्रेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, द नॉवल फॉलोज इफेमेलू, इसमें एक कैरेक्टर है इफेमेलू, नाइजीरियन वुमेन है ये, who moves to the United States, जो यूएस से चली जाती है, नेविगेट्स हर आइडेंटिटी, और वहां पर इसका सामना अपनी पहचान को लेकर होता है एक ब्लैक इमिग्रेंट के रूप में। इम्पैक्ट, acclaimed फॉर इट्स शार्प कमेंट्री ऑन रेस एंड बिलोंगिंग, बहुत शार्प कमेंट्री करती है रेस एंड बिलोंगिंग पर। इट वॉज अ फाइनलिस्ट फॉर द नेशनल बुक अवार्ड, ये फाइनलिस्ट थी, ये किताब जीती नहीं थी बट 2nd नंबर पे थी नेशनल बुक अवार्ड के लिए। पर्पल हिबिस्कस बहुत फेमस है, मैंने पढ़ी नहीं है बट बहुत सारे लोगों से सुना है इसके बारे में। पर्पल हिबिस्कस 2013, फैमिली, पॉलिटिक्स और पर्सनल फ्रीडम पर लिखी गई एक नॉवल। द स्टोरी फॉलोज अ नाइजीरियन टीनेजर, इसमें एक नाइजीरियन टीनेजर दिखाया गया है, ठीक है, काम्बिली नाम का, ठीक है, और लड़की है मतलब काम्बिली, एंड शी नेविगेट्स अ स्ट्रिक्ट एंड अब्यूजिव हाउस होल्ड, और ये
पल बढ़ रही है एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और मार पिटाई वाले घर में, वाइल अर्निंग फॉर फ्रीडम, और इसे आज़ादी चाहिए। अ पावरफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ पर्सनल एंड पॉलिटिकल ऑपरेशन, ये एक पावरफुल एक्सप्लोरेशन है पर्सनल और पॉलिटिकल ऑपरेशन का। इट रिसीव्ड क्रिटिकल एक्लेम, इसको कई क्रिटिकल एक्लेम मिले। वॉन द कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज, कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज भी मिला। नेक्स्ट नाम जो है हमारा वो है एलेना फेर्नाटे, 1963 से प्रेजेंट तक ये भी बहुत बड़े राइटर हैं। एलेना फेर्नाटे इज सिडोनिमस इटालियन ऑथर, ठीक है, ये सिडोनिमस इटालियन ऑथर हैं, ये इनका उपनाम है। नोन फॉर हर इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग, ये अपनी इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग के लिए जानी जाती हैं। एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ फीमेल फ्रेंडशिप्स एंड आइडेंटिटी, ये फीमेल फ्रेंडशिप्स और आइडेंटिटी के बारे में लिखती हैं। लिटिल इज नोन अबाउट हर पर्सनल लाइफ, कुछ ना के बराबर में हमें इनके पर्सनल लाइफ के बारे में पता है। विच शी डेलिबरेटली कीप्स प्राइवेट, क्योंकि ये डेलिबरेटली अपने जीवन को प्राइवेट रखती हैं। हमें इनका असली नाम भी नहीं पता, एलेना फेर्नाटे के नाम से लिखती हैं, बस वही पता है। फेर्नाटेज नॉवेल्स ऑफन रिफ्लेक्ट थीम्स ऑफ क्लास, अपने नॉवेल्स में प्रायः क्लास, जेंडर और कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में लिखती हैं, रिश्तों की। शी गेन्ड इंटरनेशनल फेम विद हर नियोपॉलिटन नॉवेल्स, ये अपने नियोपॉलिटन नॉवेल्स के लिए पूरी दुनिया में फेमस हुई। खासतौर से इनका एक नॉवल था माई ब्रिलियंट फ्रेंड, वो बहुत फेमस हुआ था। मेजर वर्क्स की बात करते हैं। सबसे पहले माई ब्रिलियंट फ्रेंड, इसी की बात करेंगे जो सबसे फेमस है इनका। फ्रेंडशिप, फीमेल आइडेंटिटी एंड सोशल क्लास, बहुत प्यारी कहानी है ये, पढ़िएगा कभी से। द नॉवल फॉलोज द लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप बिटवीन टू गर्ल्स, दो लड़कियों के बीच की दोस्ती दिखाई है जो पूरी जिंदगी चली है, एलेना और लीला। ग्रोइंग अप इन अ पुअर नेबरहुड एट नेपल्स, जो नेपल्स में एक बहुत ही गरीब इलाके में पली बड़ी हैं। द फर्स्ट बुक इन द नेपोलिटन नॉवेल्स, ये नियापोलिटन नॉवेल्स का पहली बुक है। इट हैज गार्नर्ड क्रिटिकल एक्लेम, इसको बड़ा क्रिटिकल एक्लेम मिला और डिवोटेड फॉलोइंग मिली इसको, ठीक है। अब आपको शायद ये समझ में ना आ रहा हो कि सर ये क्या है, ये नियोपॉलिटन नॉवेल्स, ये नियोपॉलिटन नॉवेल्स क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं ये क्या होता है। सो एक मिनट दीजिएगा, हम कमेंट बॉक्स में टाइप कर रहे हैं, ठीक है। और हो सके तो इसको लिख लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो लाइव कमेंट बॉक्स देखिए अपना। ये इसकी डेफिनेशन है, इसे याद रख लीजिएगा और हो सके तो इसे कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। द नियापोलिटन नॉवेल्स, ऑल्सो नोन एज द नियापोलिटन क्वार्टेट, आर आ 4-पार्ट सीरीज ऑफ फिक्शन। ये नॉवल की फिक्शन की 4 पार्ट की एक सीरीज है, एक सिडोनियम इटालियन ऑथर एलेना फेर्नाटे के द्वारा लिखी गई। तो वो जो 4 नॉवेल्स लिखी गई हैं जिसे हम नियापोलिटन नॉवेल्स बोलते हैं उन चारों को, ठीक है, उसकी पहली किताब है ये, बस ये बात याद रखिए आप। सेकंड है द स्टोरी ऑफ अ न्यू नेम, 2012, मैरिज, आइडेंटिटी और पर्सनल ग्रोथ पर लिखी गई। प्लॉट, द सीक्वल कंटिन्यूज द स्टोरी ऑफ एलेना एंड लीला, इसमें भी एलेना और लीला की कहानी है। डेल्विंग डीपर इनटू देयर लाइव्स, ज़्यादा गहराई से जीवन दिखाया गया। चॉइसेस के बारे में बात हुई उनकी, एज दे नेविगेट लव एंड एम्बिशन, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में, लड़कियों की ज़िंदगी में प्यार आया, अपनी अपनी एम्बिशंस आई। इम्पैक्ट, फर्दर डेवलप्स द थीम्स एंड कैरेक्टर्स आर्क्स, आगे डेवलप किया थीम को, कैरेक्टर आर्क्स डेवलप हुए, एस्टैब्लिश्ड इन द फर्स्ट नॉवल, जो फर्स्ट नॉवल में एस्टैब्लिश किए गए थे। अब लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जाग गई, अब आगे क्या होगा एलेना और लीला की ज़िंदगी में, हमें चाहिए अगला नॉवल। फिर आया द लाइन गेम, 2016, डिसेप्शन, धोखा, फ्रेंडशिप और मोरालिटी, ये थीम है। साइकोलॉजिकल थ्रिलर है दैट फॉलोज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु शेयर अ डार्क सीक्रेट, एक दोस्तों का समूह है जो आपस में डार्क सीक्रेट्स जानते हैं एक दूसरे के, दैट रिसर्फेसेस इयर्स लेटर, जो बाद में कई साल बाद फिर से वापस आते हैं निकल कर वो सीक्रेट्स।
एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ एडल्ट रिलेशनशिप्स, इसमें एक्सप्लोर किया गया उन कॉम्प्लेक्सिटीज को जो एडल्ट रिलेशनशिप में देखने को मिलती हैं, एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पास्ट एक्शंस, और अतीत के एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेज को। ठीक है। नंबर 5, नगुगी वा थियोंगो, 1938 से लेकर प्रेजेंट तक। ठीक है, ये भी शख्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये केनिया में पैदा हुए हैं। नगुगी वा थियोंगो इज अ केनियन राइटर और एकेडमिक नोन फॉर हिज नॉवेल्स, जाने जाते अपने नॉवेल्स, अपने प्लेज, अपने एसेज के लिए दैट एड्रेस कॉलोनियलिज्म। अपने इन सारी रचनाओं में वो कॉलोनियलिज्म को एड्रेस करते हैं, पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करते हैं और सोशल जस्टिस। ही वॉज बॉर्न इन कामिरीथू, ये कामिरीथू नाम की जगह पर पैदा हुए थे केनिया में, एंड एजुकेटेड एट मैकेरेरे यूनिवर्सिटी, पढ़े ये मैकेरेरे यूनिवर्सिटी में, एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इवाइन में। नगुगी हैज रिसीव्ड न्यूमरस अवार्ड्स, इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, ऑनर्स मिले हैं उनकी रचनाओं के लिए, इंक्लूडिंग द नॉनिनो इंटरनेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर। मेजर वर्क की अगर बात करें तो बहुत फेमस है अ ग्रेन ऑफ वीट, PYQ है हमारे UGC नेट का। उपनिवेशवाद, रेजिस्टेंस, विरोध, क्रांति और बिट्रेयल, धोखे की थीम पर लिखा गया नॉवल। कहानी क्या है? सेट ड्यूरिंग केनियाज स्ट्रगल्स फॉर इंडिपेंडेंस, तो केनिया ने भी आज़ादी ली भाई, जैसे हमने आज़ादी ली ब्रिटिशर्स से, उसी दौर पर सेट है। द नॉवल वीव्स टुगेदर द लाइव्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स, अलग अलग किरदारों के जीवन को दिखाया गया है, फेसिंग पर्सनल एंड पॉलिटिकल डिलेमास, जो कई पर्सनल और पॉलिटिकल उलझनों से जूझ रहे हैं। इम्पैक्ट क्या हुआ? A seminal work in African literature, ये अफ्रीकन लिटरेचर का एक बहुत ही फेमस वर्क है। It explores the complexities of the independence movement, इसमें आज़ादी के आंदोलन के समय की जटिलताओं को एक्सप्लोर किया गया है। इसके अलावा इनका एक नॉवल है पेटल्स ऑफ ब्लड, 1977 में लिखा गया। थीम्स करप्शन, सोशल जस्टिस, पोस्ट कॉलोनियल डिसइल्यूजनमेंट। क्या लगा? आज़ाद करके जाएंगे अंग्रेज, सब कुछ ठीक हो जाएगा देश में, सबको रोटी मिलेगी, सबको मकान मिलेगा। एकदम से रियलिटी, एकदम से सारे भ्रम टूटे, अबे ये तो फंस गए इससे भी बुरे लोगों में, भ्रष्टाचारी लोगों में। तो वो पोस्ट कॉलोनियल डिसइल्यूजनमेंट के ऊपर लिखी गई कहानी। द स्टोरी फॉलोज 4 कैरेक्टर्स, इस कहानी में 4 किरदार दिखाए गए हैं। ठीक है, हु कन्फ्रंट द हार्श रियलिटीज ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस केनिया, उनका सामना होता है बहुत ही हार्श रियलिटीज से आज़ादी के बाद वाले केनिया में, एंड द बिट्रेयल ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडियल्स, और क्रांति के समय के जो उच्च विचार थे, उच्च आदर्श थे, जब उनसे धोखा मिलता है तो उनकी आंखें खुलती हैं। इम्पैक्ट, क्रिटिकली अक्लेम फॉर इट्स इंसाइसिव कमेंट्री, बहुत ज़्यादा तारीफें हुई थी इस नॉवल की क्योंकि बहुत ही इंसाइसिवली कमेंट्री की थी इसने पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी पर। ठीक है, तो देखो बहुत कम लोग पोस्ट मॉडर्निज्म में, बहुत कम राइटर्स ऐसे हैं जो पोस्ट कॉलोनियल थीम पर लिखते हैं, बट इस तरह से लिखते हैं कि वो ये बताते हैं कि देखो आज़ादी के बाद, ठीक है, चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो गई। अब जैसे इंडियन राइटर्स हैं, आप पोस्ट मॉडर्न इंडियन राइटर्स को जब आप पढ़ेंगे, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ लो, चाहे वो इंग्लिश या हिंदी, ठीक है, तो वहाँ पर वो आपको बताया जाएगा कि देखो जब भारत वासियों के हाथ में सत्ता आई तो देखो सब कुछ ठीक हो गया। ठीक है, लेकिन वो सिक्के का एक पहलू, एक दूसरा पहलू भी है ना, कि पावर ट्रांसफर हुई है कुछ लोगों से कुछ लोगों तक। ठीक, तो उसके बारे में नहीं लिखा गया। तो ये उन चुनिंदा राइटर्स में से एक हैं जिन्होंने पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी पर लिखा है। ठीक है, और उसके नेगेटिव इंपैक्ट को दिखाया है। ठीक है, इसके अलावा इनका एक नॉवल और है जो बहुत फेमस है, डीकॉलोनाइजिंग द माइंड, 1986। थीम्स, लैंग्वेज, कल्चर और आइडेंटिटी, भाषा, संस्कृति और पहचान पर लिखा गया नॉवल। ये कलेक्शन ऑफ एसेज है डिस्कसिंग द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म, इसमें कॉलोनियलिज्म के असर को डिस्कस किया गया है अफ्रीकन लैंग्वेजेस पर, ठीक है, लिटरेचर पर, कि जब अंग्रेज आए हम पर गुलाम, यूरोपीय ताकतों ने जब हमें गुलाम बना लिया तो हमारे कल्चर पर उसका क्या असर पड़ा, हमारी भाषाओं पर उसका क्या असर पड़ा। एडवोकेटिंग फॉर द यूज ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस, इसमें एडवोकेट किया गया कि देखो अपनी
पारंपरिक भाषाएं बोलिए, नाइजीरियन बोलिए, ठीक है, लिटरेरी एक्सप्रेशन के लिए। इम्पैक्ट इन्फ्लुएंशियल डिस्कशन अबाउट लैंग्वेज, बड़ी इन्फ्लुएंशियल किताब है। जब भी डिस्कशन होता है भाषा को लेकर या आइडेंटिटी को लेकर, तो इस किताब को पढ़ा जाता है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में, ठीक है। ऐसी कोशिशें इंडिया में भी हुई। कई लोगों ने कहा, ठीक है, कि अपनी रीजनल भाषाओं में लिखना शुरू करिए, अपने एक्सप्रेशंस रीजनल भाषाओं में देना शुरू करिए, ठीक है, और अपने दिमाग को डीकॉलोनाइज करिए, क्योंकि आपका दिमाग गुलाम अभी भी है, भले आप फिजिकली गुलाम नहीं रहे, ठीक है। तो उसी थीम पर लिखी गई एक नॉवल 1986 कलेक्शन ऑफ एसेज, ठीक है। थैंक यू। अब हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हुई, ठीक है। आई थॉट कि कम टाइम लगी, बस बहुत टाइम लिया भाई। यूनिट 3 ने लेंथी यूनिट थी और नोट्स भी हमने थोड़े ज़्यादा बड़े बड़े करके, ठीक है, बना दिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे कल से यूनिट नंबर 4, ठीक है, नॉन फिक्शन, ठीक है। तो कल मिलते हैं आपसे 4 बजे लाइव यहीं पर।